हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो अभी जो जेकेएसएसबी जेई का रिसेंट पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह के एमसीक्यू लाने चाहिए उस हिसाब से मैंने ये एमसीक्यू डिजाइन किया है। और उससे रिलेटेड जितने भी डेटा हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो उस हिसाब से मैंने ये सारे एमसीक्यू लाए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ए हाफ एडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो हाफ एडर को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो देखिए हाफ एडर में आपके दो बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें आपका क्या होता है, एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर एक हाफ एडर है तो हाफ एडर में क्या होता है, सम होता है एंड कैरी होता है। तो जो उसका सम होता है वो एक एक्सॉर गेट होता है और जो कैरी होता है वो कैसा गेट होता है, एंड गेट होता है। उसके अलावा मैंने फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। और कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि जैसे कि हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे, कितने नॉर गेट लगेंगे, कितने मक्स लगेंगे। तो जैसे कि 5 नैंड गेट लगेंगे, 5 नॉर गेट लगेंगे, 3 2x1 के मक्स लगेंगे, 2 4x1 के मक्स लगेंगे। इससे रिलेटेड ये जो टेबल दिया है ना, इसको आप जरूर से देख के जाइए, आपको बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। कि एक हाफ एडर को आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए एक एक्सॉर गेट एंड एक आपका एंड गेट लगेगा। जो कि यहाँ से इस टेबल से आप देख रहे होगे कि आपका एक एक्सॉर गेट और एक एंड गेट, ये आपका कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है, और ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए मल्टीप्लेक्सर। तो स्टेटमेंट वन में देखिए क्या कर रहा है, सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट एंड ट्रांसमिट इट टू ए सिंगल आउटपुट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब कोई भी मक्स होता है, देखो ये आपका मक्स है तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, सेवरल इनपुट। और मतलब मेनी टू वन कन्वर्जन करता है, मतलब बहुत सारे इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो यहाँ पे यही लिख रहा है कि सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट, तो बहुत सारे इनपुट को सेलेक्ट करता है एंड ट्रांसमिट टू सिंगल आउटपुट, तो एक आउटपुट आपका जनरेट करता है। दूसरा, रूट द डाटा फ्रॉम सिंगल इनपुट टू वन ऑफ द मेनी आउटपुट। मतलब ये बोला है कि इनपुट में सिंगल होता है और आउटपुट में मेनी होता है, तो ये तो गलत है ना, ये तो मेनी टू वन वाला है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट टू आपका गलत है। थर्ड में क्या बोल रहा है, कन्वर्ट्स पैरेलल डाटा इनटू सीरियल डाटा। कन्वर्ट्स कर रहा है पैरेलल डाटा को इनटू सीरियल डाटा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये सारे जो इनपुट्स है ये क्या है, पैरेलल पैरेलल डेटा है, और एक इनको सीरियल कन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहा है, सीरियल में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ से इस पॉइंट से भी देख सकते हैं ये पैरेलल टू सीरीज सीरियल कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखो फोर्थ स्टेटमेंट का है, इट इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट। हाँ, मक्स जो होता है आपका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर n इंटू 1 है, तो जहाँ पे n जो होता है, नंबर ऑफ जो सेलेक्ट लाइंस होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होती है, ये आपका n जो होता है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन होती है। और 2 के पावर जो होती है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स होती है, और आउटपुट आपका सिंगल होता है। तो उस हिसाब से देखें तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, इसको जरूर से आप पढ़ के जाइए। कि ये डाटा सेलेक्टर स्विच होता है, मेनी टू वन, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया। ठीक है, इसको हम वेब फॉर्म जनरेटर भी बोलते हैं, डाटा रूटिंग में यूज किया जाता है, और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द बेस ऑफ बेस ऑफ द नंबर फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन टू बी करेक्टेड। देखो बेस ऑफ द नंबर का मतलब आपसे, ये जो बेस है बी है, जैसे कि कोई भी आपका नंबर है एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बेस मान लीजिए बी ही लिखा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब इसको लिखने का तरीका होता है b⁻0 इंटू जेड प्लस, अब b⁻1 इंटू वाई प्लस, यहाँ से आप लिखोगे b⁻2 इंटू एक्स, इस तरीके से। और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक डेसिमल नंबर में। तो इसी हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना कि बेस बी आपका क्या होगा, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 54b यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4, और इसका बेस b है, और ये आपका 13b। इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं,
तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, b की पावर 0 और इंटू में 4 प्लस यहाँ पे b की पावर 1 और इंटू में 5 होगा, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे b की पावर 0 इंटू 4 बराबर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, b की पावर 0 इंटू में 3 प्लस b की पावर 1 और इंटू मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो अब इसको ये कितना हो जाएगा आपका 5b, b की पावर 0 1 होता है तो ये 4 हो गया, और ये 4 बराबर b प्लस 3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 5b प्लस 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 4b प्लस 12। तो यहाँ से इधर 5b माइनस 4b कितना हो गया, b हो गया, और 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, तो इसलिए इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू हेक्सा डेसिमल नंबर। अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है किसका, टू हेक्सा डेसिमल नंबर का। ठीक है, आपको ऐसे इसको माइनस करना है। तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो सिंपल अप्रोच मैं बता रहा हूँ जो कि डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर दो सेम डेसिमल नंबर को मतलब हेक्सा डेसिमल में दिखा रहे तो उनका डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको, 8 4 है और ये 2a, और ये किस फॉर्मेट में है, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में है, हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में है। अब देखो a का मतलब क्या होता है, 10 होता है। अब 4 में से 10 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करेंगे, हासिल लेंगे, हासिल लेंगे। तो यहाँ से कितना हासिल जाएगा भाई, ये हेक्सा डेसिमल है तो यहाँ से 16 हासिल आया, तो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 होगा। अब इसके बाद इसके पास कितने बच गए, 7 बच गए, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। और 10 को कैसे लिखते हैं, इसको ए लिखते हैं, जैसे आपको पता होगा ए बी सी है तो इसको कैसे लिखते हैं, 10 11 12 डी ई एफ 13 14 15। ठीक है, तो इसको किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, 5a, और ये हेक्साडेसिमल में है तो इसको ऐसे या तो h लिखता है या तो 16 लिख देगा है, मतलब कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता है, 5a h भी लिख सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ का आपका डी आंसर करेक्ट होगा। अब देखो इसको एक और तरीका है कि आप इसको क्या करिए कि पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, फिर उसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप इसको ऐसे करिए जैसे 84 16 माइनस 2a, और ये आपका है हेक्सा डेसिमल। तो इसको लिखेंगे 16 की पावर 0 इंटू 4 प्लस 16 की पावर 1 इंटू 8। ठीक है, और ये सब आपके अब डेसिमल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा, ए का मतलब क्या है, 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी आपका किस में हो गया, डेसिमल में हो गया। तो टोटल आपका ये जो सब्ट्रैक्शन अभी डेसिमल में हो रहा है। तो 16 अट्ठे कितना होता है आपका 128, प्लस 16 की पावर 0 1 होगा तो ये 4 हो गया, माइनस 16 दूना 32 और प्लस 10। तो यहाँ से देख लीजिए 8 4 12, ये 132 हो गया, और माइनस ये हो गया 42। तो इसको सॉल्व करिए तो ये 0 आएगा, और 13 में से 4 गया 9, तो ये आपका डेसिमल आया 90। अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए अब आप इसको थोड़ा सा प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 पचे 80 होगा, और 10 आपका शेष बचेगा, और 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। अब 16 को इससे 0 बाद में जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, तो इसको लिखने का तरीका अगर हेक्साडेसिमल में है तो इसको ऐसे लिखेंगे 5a h या 60। तो या तो इस तरीके से करिए या तो इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिख रहा है कि द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 657 इज, तो ये ऑक्टल में दिया है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो इसका मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो 657 8, अब देखो इसको 8421 से तोड़ो। ठीक है, और 3 3 डिजिट ही लिखो, जैसे आपको 6 लिखना है तो इसको लिखोगे 110, ये 6 को लिखने का तरीका हो गया। 5 को लिखिए तो 5 को क्या लिखेंगे 101। 7 को लिखिए 421, मतलब यहाँ से 111।
इन्होंने आपने इसको लिख लिया। अब ये तो आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका हेक्साडेसिमल बनाना है तो आप लेफ्ट से, इस लेफ्ट से चार चार का पेयर बनाइए। ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया और बाकी का ये हो गया। तो इसको सिंपली यहाँ पे देखिए 111, ये क्या होता है 8421, तो ये एफ को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर ये देखिए 1010, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10। तो 10 का मतलब आपका क्या है, ये ए है और ये 1 है, तो ये क्या बता रहा है 1AF होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 1AF। या फिर एक तरीका और है कि जो मैंने अभी तरीका बताया कि या तो इसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में। कहने का मतलब ये है, ये तो एक डायरेक्ट तरीका हो गया। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 7 × 8 की पावर 0 होगा, फिर 5 × 8 की पावर 1 होगा और ये 6 × 8 की पावर 2 होगा। तो यहाँ से 6 × 64 और ये 40 और ये 7। देख लीजिए 6 चौका 24, 2 बचेगा, छत्या 6 चौका 24, 2 6 6 36, 2 38 और ये हो जाएगा 47। तो देख लो 384 और 47, 7 4 11, 8 4 12 13, 431 आएगा। तो ये डेसिमल में, इसका डेसिमल कितना आया 431 और बेस में 10, मतलब ये डेसिमल में हुआ। आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्सा डेसिमल में। तो अब आपको पता है कि डेसिमल को हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 नवा 144 होता है। एक मिनट, यहाँ पे 431 है ना, मैंने 143 लिख दिया, यहाँ पे 431 है, वो करेक्ट करेंगे 431 है। तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो 16 दूना 32 होगा। 43 माइनस 32 करो, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और ये 111 होगा। तो 16 अट्ठे 128, 16 7 112, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96। हाँ, तो 16 छक्के 96, तो यहाँ से हो जाएगा 11 में से 6 गया 5 और 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो यहाँ से शेष आपका बचा 15। अब देखो 16 से एक बार ले जाओ तो 16 एकम 16 और 26 में से 16 गया 10 बचेगा। और फिर 16 को 0 बार ले जाओ तो शेष कितना बचेगा 1। 15 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और इसको ए से, और ये हो गया 1। तो एरो को डाउन टू टॉप ले जाना है तो ये कितना आ जा रहा है 1AF और ये किस में है हेक्साडेसिमल में है। तो देखिए ये जो तरीका है कितना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसलिए आप जितना उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको वो बेटर है। तो इसलिए इसका मैं यही कहूंगा कि आप ये वाले तरीके से जाएं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, इसको बेस 7 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो मैंने आपको फंडामेंटल ये जो तरीका बताया ना, ये वाला, कि पहले आपको डेसिमल में जाना होगा, देन आपको जैसे कि आपको हेक्साड में कन्वर्ट करना है, बेस 5 में, बेस 7 में, बेस 2 में, किस बेस में कन्वर्ट करना है आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। कोई भी बेस है तो उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो और जिस बेस में चाहिए उसको डिवाइड करके आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि ये आपका हेक्साडेसिमल में दिया है कोई नंबर, तो सबसे पहले हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन आप उसको क्या कर सकते हो बेस 7 में कन्वर्ट कर सकते हो बाय डिवीजन मेथड। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 2AC916, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 0 इंटू 9। और फिर सी का मतलब क्या है, देखो ABC 10 11 12, तो इसका मतलब ये हो गया 12 इंटू 16 की पावर 1 और ए का मतलब है 10 और ये 16 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू 16 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 16 16 में 256 और 16 का क्यूब कितना होता है 4096 होता है। ठीक है, और ये 10 इंटू 16 का स्क्वायर 256 और देखो 12 छाक 72, हाथ में लगा 7 और 12 करने 12 12 7 कितना हो गया 19 हो गया और ये प्लस 9। 16 की पावर 0 1 होगा तो यहाँ पे 9 आएगा। तो देख लो इसको गुणा करके, तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 1 19, 2 चौगा 8 और यहाँ से आ जाएगा 2560 और ये हो जाएगा 201 इनका समीशन। तो इसको ऐड कर लेते हैं, आपका
92 है, और ये है आपका 2560, 2560, और ये आपका 201। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 6 15 हुआ, और एक एक दो, 5 2 7 2, 9 हुआ, और यहाँ से 8 2 10। तो ये आ रहा है 10953। इनका समेशन कितना आ रहा है, 10953। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10953। ये हो गया डेसिमल। अब इसको हमें किस में, बेस 7 में कन्वर्ट करना है। तो बेस 7 में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 10953 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 7 कम 7, 3 बचा, 39 हुआ। तो 7 3 21, 7 चौका 7 पचे 35, 5 बार में 35, यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे 5 ले लो। तो 7 3 21, 7 चौका 28, 7 पचे 7 छक 42। फिर यहाँ पे देखो 5 में से 2 गया 3, और ये 33 है। तो 7 चौ 28, यहाँ से देखो 13 में से 8 गया 5, तो शेष कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है। अब देखो फिर 7 से ले जा। तो देखो 7 दूना 14, एक बचा। फिर 7 दूना 14, दो बचा। 7 त्रिक 21, 24 है, 21 हुआ। तो 7 त्रिक 21, 3 बचेगा। ठीक है। और फिर 7 से ले जाओ। तो 7 त्रिका 21, 13 बचा। तो एक बार में देखो 7 त्रिका 21 हुआ, तो 13 बचा। तो 7 दूना 14 हो जाएगा, तो एक बार ले जाएंगे, और 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। फिर 7 से ले जाओ, 7 चौवा 28, और 13 में से सॉरी 28, 11 में से 8 गया 3, 31 है। 28 हुआ, तो 31 माइनस 28 करेंगे, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 7 को 0 बार ले जाओ, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका देख लो यहाँ से, फ्रॉम बॉटम टू टॉप इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेस 7 में 43635, और ये हो गया आपका बेस 7। तो देखिए 43635, तो यहाँ पे ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43635 बेस 7 में। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देखिए ये जो तरीका है, इसमें आप कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं लगा सकते हो। इसमें आप कोई भी, ये जो आपका सिंपल जो प्रोसीजर है कि आप जिस फॉर्म में नंबर है पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और जिस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है वो फॉर्मेट उस बेस से उसको डिवाइड कर देना है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कि आपके टीएनपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द शेडेड एरिया इन द वेन डायग्राम। तो इस शेडेड एरिया, जो ब्लैक में शेडेड एरिया है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं। देखो एक तो ये वाला, देखो ये एरिया, एक ये एरिया, और दूसरा ये वाला एरिया, मतलब ये 1, ये 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा एरिया। तो इनका बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो 1 वाले एरिया में देखो एक्स और वाई कॉमन है, और क्या नहीं है इसमें, जेड नहीं है। तो लिखेंगे एक्स वाई बट नॉट जेड। 2 वाले एरिया में देखो एक्स वाई जेड तीनों कॉमन है। इस 2 वाले एरिया में एक्स वाई जेड तीनों है। और थर्ड वाले एरिया में एक्स वाई नहीं है, तो एक्स बार वाई बार, और क्या है, जेड है। तो इन्हीं का सम कर देंगे, तो एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। तो यहाँ से देखो एक्स वाई आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड बार जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। तो जेड प्लस जेड बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स बार वाई बार, और ये जेड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार एंड जेड। तो उस हिसाब से देखिए, तो डी आंसर आपका करेक्ट होगा, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई। तो 7th का आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। अब देखो जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये डायरेक्ट कैसे कर लिख दिए हैं, जैसे मान लो ए प्लस ए बार है, तो मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू 1 होती है। सपोज करिए ए बराबर 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे, और ए का बार मतलब 1 का बार क्या होता है, 0 होता है। तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैंने उसको प्रूव करके भी आपको दिखा दिया है। ठीक है। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपसे मक्स का क्वेश्चन है, और द लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंटेड बाय फॉलोइंग 4 क्लास 1 मक्स। तो इसका क्या होगा। तो देखो यहाँ पे x जो है आपका MSB बिट है, और y जो है आपका LSB बिट है। ठीक है।
और ये आपके टोटल इनपुट हैं, कितने इनपुट है 4, और नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी है 2 है, मतलब ये 4 क्रॉस 1 कहने का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 1। तो दो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन कितनी हो गई, 2 हो गई। ये अभी मैंने बताया ना 2 की पावर m, तो m क्या होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हुआ, टोटल नंबर ऑफ इनपुट 4 हो गए। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, देखो MSB बिट, जैसे XY लिखा है तो Y आपका LSB होगा, और ये आपका कैसा बिट होगा, MSB बिट होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हमको I0 का मतलब है ये जीरो वाला पोजीशन है, ये 1, ये 2 और ये 3। देखो अब हमको I0 को सेलेक्ट करना है, तो हमको सेलेक्ट लाइन कैसे सेलेक्ट करना होगा, जीरो सेलेक्ट करना होगा। जीरो के लिए आपको एक्स बार वाई बार क्या बताएगा, जीरो को, और ये सेलेक्ट करेगा आई नॉट को, तो यहाँ पे इंटू आई नॉट कर देंगे। अब फिर वन वाले को सेलेक्ट करना है, तो वन पे क्या है, I1 है, तो यहाँ से 8421 से आपको वन बनाना है, तो एक्स की वैल्यू एक्स बार वाई होगा वन के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई, और इनपुट में क्या है, I1 है, I1 सेलेक्ट होगा। सिमिलरली अगर 2 लिखना है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार हो जाएगा, और 2 पे क्या है, I2 है। 3 लिखना है, तो 3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और ये क्या है, I3 है, I3। ये आपका फंक्शन है लिखने का तरीका। इस फंक्शन की वैल्यू जेड, ये फंक्शन जो है जेड के फॉर्म में दिया, तो मैं जेड ही लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स बार वाई बार, और आई नॉट की वैल्यू एक्स है, फिर प्लस एक्स बार वाई, आई वन की वैल्यू देखो यहाँ पे, आई वन की वैल्यू वाई दे रखी है, ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई बार, आई टू की वैल्यू देखो यहाँ पे एक्स दे रखी है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख लूंगा, प्लस एक्स वाई, यहाँ पे देखो आई थ्री की वैल्यू क्या है, जीरो दे रखी है, तो इंटू जीरो हो जाएगा। अब देखो x, इसको देखो x इंटू एक्स बार क्या होगा, x इंटू एक्स बार क्या होगा, अगर x 1 है, x का बार क्या होगा, जीरो होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो x इंटू एक्स बार जीरो होगा, तो जीरो इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। y इंटू वाई मतलब a इंटू ए है, तो क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि अगर 1 इंटू वन है तो 1 ही आएगा, जीरो इंटू जीरो है तो जीरो ही आएगा। तो जो यहाँ पे अगर सेम टाइप के फंक्शन है, तो वही वैल्यू आती है, तो इसलिए y इंटू वाई क्या आएगा, y आएगा, तो x बार y होगा। फिर x इंटू एक्स क्या आएगा, x ही आएगा, और ये y बार होगा, और ये एक्स वाई इंटू जीरो क्या होगा, जीरो होगा, तो ये क्या हो गया, x बार y प्लस एक्स वाई बार। तो ये कौन सा फंक्शन बता रहा है, एक्सॉर गेट है, x एक्सॉर y, ठीक है। तो z बराबर x एक्सॉर y होगा, या इसको लिख सकते हो, ये एक्सॉर का सिंबल है, इसको लिख सकते हो x एक्सॉर वाई, ठीक है। एक्स एक्सॉर वाई का मतलब आपका बी, सॉरी और नहीं होगा, एक्सॉर होगा, तो एक्स एक्सॉर वाई, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो 8 का आपका सी आंसर करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या था कि द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप इज, तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है क्यू एन प्लस वन बराबर टी एक्सॉर क्यू एन होता है, जहाँ पे क्यू ये आपका नेक्स्ट स्टेट बताता है, इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट स्टेट, और ये तो टी है, और ये आपका प्रेजेंट स्टेट को बताता है। इसको आप जब ब्रेक करोगे तो ये होगा टी बार क्यू एन प्लस क्यू एन बार टी, एक्सॉर गेट है ना, तो ये देखो टी क्यू एन बार प्लस क्यू एन टी बार, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने आपको जो टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए आपको जेके फ्लिप फ्लॉप की नीड होगी, ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है। ईटी फ्लिप फ्लॉप को बनाना है तो उस समय कौन सी फ्लिप फ्लॉप लगेगी, और इसका इनपुट देखो डायरेक्टली दोनों सॉर्टेड है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो यहाँ पे टी फ्लॉप का जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका, टी एक्सॉर क्यू होता है, जहाँ पे जब इसको अब जैसे ए एक्सॉर बी लिखा है, तो इसको कैसे लिखते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो वैसे ही आप टी एक्सॉर क्यू लिखा है, तो आप क्या लिखोगे, टी बार क्यू प्लस टी क्यू बार, ठीक है ना। तो इसलिए बी आंसर करेक्ट होगा। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ध्यान रखिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और इसमें ये स्टेट कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, कि जैसे टी बराबर जीरो है तो कौन सा स्टेट होगा, होल्ड स्टेट होगा। टी बराबर वन है तो कौन सा स्टेट होगा, टॉगल होगा। टॉगल हो कहने का मतलब है कि अगर टी बराबर वन है, तो अगर प्रेजेंट स्टेट में अगर वन है तो वो टॉगल होकर के जीरो हो जाएगा, अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो टॉगल होकर के वन हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब देखो इसके रिगार्डिंग अदर भी जो फ्लिप फ्लॉप हैं उसको मैंने यहाँ पे टोटली दे दिया है, एसआर फ्लिप फ्लॉप,
जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये आपको याद रहनी चाहिए, और मैं ये यहाँ से रेकमेंड करूंगा, आपके एग्जाम में अभी डी फ्लिप फ्लॉप वाले पे पूछा था कि डी फ्लिप फ्लॉप में इन्वर्टेड, ये वाला इन्वर्टेड का भी आगे ये वो क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और जो ये ग्राफिकल जो डायग्राम है, ये मतलब बोल रहा हूँ ना, ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर से नोट करिएगा, ठीक है। और इसका यूज कैसे अभी आगे होगा आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड टू एडिशनल गेट्स ए जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी रियलाइज्ड, विच एडिशनल गेट आर रिक्वायर्ड। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चन आपके ऑलरेडी एग्जाम में आया था कि देखो आपको जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो उस एस आर फ्लिप फ्लॉप को हम कैसे उसको जेके फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, तो उसके लिए किन दो गेट की आवश्यकता पड़ती है, तो हमें उस समय नैंड गेट की आवश्यकता होती है, तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसको ये आप इसको बना भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इन सब एग्जाम में आप वहाँ पे कैसे ये कन्वर्जन हुआ है आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन के थ्रू इसको प्रैक्टिस कर ले, वो इसका सही तरीका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप है, तो यहाँ पे दो नैंड गेट की आवश्यकता हुई है, सो दैट हम इसको जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज कर सके। तो यहाँ पे इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कहा था कि इन द गिवन फिगर शोज 4 बिट सीरियल टू पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स, द इनिशियल कंटेंट shown is 0110, आफ्टर 3 क्लॉक पल्स काउंटर द कंटेंट विल बी। तो 3 क्लॉक पल्स के बाद से कंटेंट कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल स्टेट कितना दिया है, 0 1 1 0, और इन दोनों का क्या हुआ है, एग्जॉर हुआ है, इन दोनों का एग्जॉर हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी कोई भी ये इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्लॉक दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लॉक। तो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक दोगे तो यहाँ पे देखो इनपुट में 1 है, 0 है। तो एग्जॉर गेट में जब इनपुट में 1 0 होता है, मतलब दोनों ऑड होते हैं। देखो एग्जॉर गेट में क्या होता है, जैसे मान लो ए बी इनपुट है, और ये एग्जॉर का आप टेबल लिख रहे हो, तो जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो 0 0 है, तो जब सेम होगा ना, तो उसका आउटपुट आपका सेम होने पे 0 होता है, और डिफरेंट है तो उसका आउटपुट 1 आता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट है तो 1 आएगा, सेम है तो 0 आएगा। इसको रियलाइज कर सकते हो ऐसे, ए बार बी प्लस ए बी बार इसका आउटपुट इक्वेशन होता है। तो जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे देखो, एक अगर ए की वैल्यू 0 है तो ए बार आपका क्या होगा, 1 होगा, बी 0 होगा, प्लस ए की वैल्यू 0 और बी बार 1, तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन सपोज करिए एक जैसे 0 1 का केस देख लीजिए, तो ए का वैल्यू 0 है तो ए बार 1 हुआ, और बी 1 है, प्लस ए की वैल्यू 0 और बी बार 1 का बाद क्या हो जाएगा, इंटू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो जब डिफरेंट होंगे ना, जैसे 0 1 या 1 0, तभी इसका आउटपुट हाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 0 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट 0 से अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया। अब ये 0 नेक्स्ट वाले में शिफ्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाले में और ये नेक्स्ट वाले में, मतलब ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट आउटपुट में यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 1 1। अब यहाँ पे 1 1 सेम सेम है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सेकेंड क्लॉक पे यहाँ पे ये 1 1 है तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0। अब फिर ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 आगे और ये 1 आगे। अब 1 0 यहाँ पे फिर अगेन 1 0, तो आउटपुट 1 आएगा। तो इसका मतलब थर्ड क्लॉक पे, यही थर्ड क्लॉक पे पूछा है, तो ये आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगेन ये 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो थर्ड क्लॉक पे इसका स्टेट क्या होगा, 1 0 1 0। तो इसका सी आंसर देखिए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो 11th का आपका सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह का आपसे मेमोरी वाला भी क्वेश्चन आया था, जैसे रैम रोम पे रिलेटेड। तो इससे मैंने 4 क्वेश्चन जो भी पॉसिबल क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, मैंने इसके रिगार्डिंग मैं आपको कॉन्सेप्ट भी अभी समझा रहा हूँ, और इससे जितने भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन होंगे वो आपसे अब बन जाएंगे, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है कि जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है, अगर
मेमोरी कैपेसिटी की बात की जाए तो वो होता है 2 की पावर ए इंटू डी, जहाँ पे 2 की पावर ए जो होता है मेमोरी लोकेशन, ये क्या होता है आपका मेमोरी लोकेशन, और डी क्या है डाटा लाइन, नंबर ऑफ डाटा लाइंस। अगर देखो नंबर ऑफ चिप देगा तो चलो उसको अभी बाद में बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो कहते हैं सेमीकंडक्टर रैम हैज 12 बिट एड्रेस, ए क्या है आपका एड्रेस को बताता है, ठीक है, ए ऑफ आपका एड्रेस 12 बिट एड्रेस एंड 8 बिट डाटा रजिस्टर, तो ए की वैल्यू आपको 12 दे रखी है और डाटा रजिस्टर डी की वैल्यू कितनी है 8 बिट है, ठीक है, ये भी बिट में है और ये भी आपका बिट में। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द मेमोरी, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द मेमोरी का मतलब मेमोरी की कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे, मेमोरी कैपेसिटी बराबर 2 की पावर ए इंटू डी, तो 2 की पावर 12 इंटू डाटा लाइन 8, तो देखो 2 की पावर 10 जो होता है 1024 बिट हो गया, ठीक है, 1024 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1024 इंटू 4 इंटू 8, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 चौगा 16, 4 दूना 8, 1 9, 0 और ये 4 इंटू 8, अब यहाँ से 8 का गुणा करिए, 8 छक 48 और बचेगा 4, 8 नवा 72, 4 76 और 7 बचा, तो ये 0 है तो 7 ही आ जाएगा, 8 चौगा 32, इतने आपके क्या आएंगे बिट्स आएंगे, तो कितना बिट्स आता है 32768, तो देखो यहाँ पे सी आंसर 32768 सी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो आपसे बनेगा नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हर तरीके के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, चलो देखो जैसे कि ये अब इसको बाइट्स में पूछा है, बीट्स में नहीं पूछा, बाइट्स में, तो आपको बस ध्यान का देना है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक आपका बाइट होता है 1 बाइट में आपका 8 बीट होता है, ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है ना, ये जैसे लिख रहे हो तो ये बीट्स में होंगे, ये किस में होंगे बीट्स में, ठीक है, तो अगर इसको बीट को बाइट में कन्वर्ट करना है तो 1 बाइट बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी 1 बीट बराबर कितना हो जाएगा 1/8 बाइट आ जाएगा, ठीक है, 1/8 बाइट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस फार्मूले में आपको देखो यहाँ पे जो यूनिट्स है ये आपके बाइट्स में दे रखी हैं, अब इसमें भी देखो नंबर ऑफ एड्रेस 12 दिया है और डाटा यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे एक चीज और दे दिया कि 8 मेमोरी चिप है, 8 मेमोरी चिप है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये वन मेमोरी की कैपेसिटी है, वन मेमोरी की कैपेसिटी है, ये जो फार्मूला मैं लगा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे मेमोरी हैं, ठीक है, तो ये टोटल मेमोरी की कैपेसिटी कैसे बताओगे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 मेमोरी चिप हैं, तो अगर मेरे को एक की कैपेसिटी मिल जाए और सारे जो चिप है आइडेंटिकल है, तो टोटल चिप की टोटल मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी जो कैपेसिटी होगी एक मेमोरी की इंटू 3 से क्या करेंगे, नंबर ऑफ चिप से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो सबसे पहले हम एक मेमोरी की कैपेसिटी निकालेंगे और नंबर ऑफ चिप से गुणा कर देंगे तो टोटल मेमोरी की कैपेसिटी निकल जाएगी, देखो कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वन मेमोरी कैपेसिटी, ये जो मेमोरी कैपेसिटी है ये वन मेमोरी की कैपेसिटी है, मतलब एनसी वन मेमोरी की कैपेसिटी बराबर 2 इंटू 2 की पावर ए नंबर ऑफ एड्रेस लाइन आपकी 12 है इंटू 4 डाटा लाइन्स है, तो डाटा लाइन्स कितनी है डी की वैल्यू 4 है, ठीक है, ये किस में हो गई बिट्स में हो गई, ये बिट्स में हो गई, और 1 बीट बराबर 1/8 बाइट होता है, हमको क्योंकि आंसर बाइट में बताना है तो इसको बाइट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 की पावर 12 इंटू 4 इंटू 1/8 ये क्या हो गया बाइट हो गया, ये क्या हो गया बाइट हो गया, तो और यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4 इंटू 1/8 बाइट बाइट, अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 की पावर 10 होता है ये होता है 1024, इसको बोलते हैं हम 1024 को 1 KB 1 किलो बाइट बराबर कितने बिट होते हैं 1024 बिट होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 KB, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 चौगा 16, 2 की पावर 2 के होगा 4 होगा 4 इंटू 4 16 इंटू 1/8 बाइट होगा बाइट, तो यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ इधर में, तो NC1 कितना आ जाएगा आपका, देखो 8 से ये 2 बार में कटेगा तो ये कितना हो गया 2 और 1 KB इंटू बाइट क्या हो गया किलो बाइट हो गया,
तो ये तो हो गई एक मेमोरी की कैपेसिटी, ये हो गई वन मेमोरी कैपेसिटी आपकी इतनी है। कह रहा है कि ए मेमोरी सिस्टम हैज टोटल 8 मेमोरी चिप्स, तो टोटल 8 मेमोरी हैं, टोटल ऐसे 8 मेमोरी चिप्स हैं, ऐसे आपके 8 मेमोरी चिप्स हैं। तो टोटल इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो टोटल 8 मेमोरी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 8 इंटू एन सी वन, एक मेमोरी चिप से गुणा कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 इंटू 2 किलो बाइट, 2 किलो बाइट, तो ये कितना आ जाएगा? 16 किलो बाइट हो जाएगा, 16 किलो बाइट। तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि देखो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। ठीक है, अभी इसके आगे मैं 2 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा कि सिस्टम ए मेमोरी सिस्टम ऑफ साइज, तो पूरे सिस्टम का साइज कितना दे रखा है? 32 किलोबाइट्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन यूजिंग मेमोरी चिप्स विच हैव 12 एड्रेस लाइन एंड 4 डाटा लाइन। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच चिप्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन द मेमोरी। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ टोटल चिप्स चाहिए, जैसे मान लो एन चिप्स लगे हैं, अगर मान लीजिए एन सी एन बताना है, नंबर ऑफ एन सी एन, टोटल मेमोरी एन, अगर एन चिप लगे हैं तो ये आप हम क्या करेंगे? एन इंटू एन सी वन लिख लेंगे, जहाँ पे स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ चिप्स हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ चिप्स निकालना है, एन जो स्मॉल क्या है? नंबर ऑफ चिप्स हैं। तो अगर मैं टोटल चिप्स में एक चिप, एक मेमोरी की साइज कितनी है उसमें डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ चिप्स हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टोटल मेमोरी की साइज है, मतलब एनसीएन, ये मेरे को नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ चिप्स हैं, लेकिन टोटल मेमोरी की जो साइज है वो आपको 32 किलो बाइट दे रखी है, मतलब 32 KB दे रखी है। और कह रहा है कि रिक्वायर्ड टू डिजाइन यूजिंग ए मेमोरी चिप, अगर एक मेमोरी चिप को आपको डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको एड्रेस लाइन 12 और डाटा लाइन आपको 4 की जरूरत है, इन ईच मेमोरी में। ठीक है, ईच मेमोरी में। तो हम एक मेमोरी का क्या निकाल लेंगे? कैपेसिटी निकाल लेंगे, तो वो कितना होता है? 2 की पावर ए इंटू डाटा लाइन, तो 2 की पावर एड्रेस 12 इंटू डाटा लाइन आपके कितने हैं? 4। ठीक है, तो ये हो गया NC1। और टोटल मेमोरी दिया है तो आपसे कितना क्या पूछ रहा है कि सच ए चिप्स रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ चिप्स? तो अभी मैंने बताया कि एन में टोटल जो कैपेसिटी है NCN, उसको हम एक मेमोरी चिप की कैपेसिटी से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपसे क्या मिस्टेक्स हो सकती है कि ये जो चीज है ये आपका बिट में है। ठीक है, और ये देखो ये केबी है, मतलब किलो बाइट है, किलो बाइट है। तो इसको बिट को बाइट में, क्योंकि देखो कोई भी रेशियो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों की यूनिट क्या हो? सेम होनी चाहिए। तो ये या तो इसको आप बिट में कन्वर्ट कर लो, या तो बिट को बाइट में, तो मैं इसको बिट को बाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 2 की पावर 12 इंटू 4 इंटू 1/8 क्या हो जाएगा? ये बाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से नंबर ऑफ चिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एनसीएन बराबर कितना हो जाएगा? 32 किलो बाइट, 32 किलो बाइट। किलो का मतलब मैंने अभी बताया 2 की पावर 10, दैट इज इक्वल टू 1024, तो ये कितना हो जाएगा? बाइट। और यहाँ से 2 की पावर 12 इंटू 4 इंटू 1/8 बाइट। देखे, अभी दोनों सेम यूनिट में है। ठीक है ना? और यहाँ से देखो, ये 2 की पावर 10 से 2 की पावर 12 काटोगे तो 2 की पावर 2 आएगा, है ना? और देखो, अभी चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 32, 2 दूना 4, 4 चौवा 16, 16/8, ये हो जाएगा 32। और 8 से 2 बार में ये कट जाएगा, और 32 को काटो 2 से तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो कितने चिप्स रिक्वायर्ड होंगे? एन की वैल्यू आपकी 16 आएगी, तो 16 चिप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आशा करता हूं कि एक एक जो जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मेमोरी पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि एन की वैल्यू आपकी 16 आई है। अब देखो इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मेमोरी चिप्स ऑफ साइज, मतलब 4 मेमोरी हैं और उसकी साइज दे रखी है 14x4 साइज, हैविंग दियर एड्रेस बस एंड having their address bus connected to the together, the system will be size of।
देखो यहाँ पे लिखा कि टोटल मेमोरी कितनी है, एन की वैल्यू 4 है, और कह रहा है कि 4 मेमोरी चिप्स आर 4x4 साइज हैव देयर एड्रेस बस कनेक्टेड टुगेदर। मतलब ये आपका एक मेमोरी की साइज दी है, तो टोटल सिस्टम का साइज कितना होगा, टोटल सिस्टम साइज का मतलब आपसे एन सी एन पूछ रहा है, मतलब यहाँ से एन की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू एन सी 1, तो यहाँ से 4 इंटू 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16x16, 4 का इसमें गुणा कर दो, तो 16x16 साइज का आपका क्या होगा, टोटल सिस्टम होगा, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक ऑपरेशन कुड बी कंप्यूटेड बाय द गिवन नेटवर्क। तो यहाँ पे आपके दो डायोड दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं इसको अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। एक डायोड आपका D1 है और एक दूसरा डायोड है आपका D2, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट में ए एंड बी दो सिग्नल दिए हैं और आउटपुट इनका सी है, और इस आउटपुट के क्रॉस रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो इनपुट है, तो कितने पॉसिबिलिटी होंगी, चार पॉसिबिलिटी, 2 की पावर 2, ठीक है। तो चार पॉसिबिलिटी क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। हमको आउटपुट लिखना है। तो देखो जब आपका इनपुट 0 0 होगा, जब आउटपुट इनपुट 0 0 होगा, तो डायोड ऑफ होगा। डायोड ऑफ होने का मतलब दोनों डायोड ओपन होंगे, तो इसमें बहने वाली करंट क्या होगी, जीरो होगी, तो इसलिए आउटपुट आपका क्या होगा, जीरो होगा, तो इसलिए सी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो दूसरे केस में देखो, जब आपका जीरो होगा, ए जीरो होने का मतलब है डायोड तो ऑफ रहा, डायोड तो ऑफ रहा, बट बी वन होने का मतलब डायोड ऑन रहा, डायोड ये ऑन रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ से फाइनाइट करंट फ्लो होगी, यहाँ से फाइनाइट करंट फ्लो होगी, इसका मतलब उस समय आउटपुट पे कुछ ना कुछ आउटपुट, फाइनाइट आउटपुट आएगा, इसलिए इस केस में वन होगा। सिमिलरली आपका सेकेंड केस में देखिए, इस केस में ए का वैल्यू वन है, ए का वैल्यू का वन होने का मतलब ये वाला डायोड ऑन होगा, और बी जीरो है, बी जीरो होने का मतलब ये वाला डायोड क्या है, ऑफ है। तो इधर से तो जीरो करंट जाएगी, बट इधर से फाइनाइट करंट आई इससे पास होगी, तो इस केस में भी आपका आउटपुट वन होगा, इस केस में भी आपका आउटपुट वन होगा। अब दोनों इस केस में देखिए तो दोनों वन वन है, मतलब ये भी डायोड ऑन है और ये भी डायोड आपका ऑन है, तो मतलब दोनों ही क्या करेंगे, सप्लाई करेंगी पावर टू द लोड, तो इसका मतलब इस केस में भी आपका आउटपुट वन होगा। तो ऐसा कौन सा गेट है जिसमें जीरो वन होने पे भी वन होगा, वन जीरो होने पे भी वन होगा, वन वन होने पे भी वन होगा, और जब जीरो 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 होगा, तो ये होता है आपका और गेट। तो सी बराबर ए प्लस बी, क्योंकि जब जीरो प्लस जीरो करते हो तो भी जीरो आता है, जीरो प्लस वन करते हो तो वन आता है, और वन प्लस जीरो करोगे तो भी वन आएगा, और वन प्लस वन करोगे तो भी वन आएगा, ये होता है आपका और गेट, ठीक है। इनकेस आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो आप इसको के मैप से भी कर सकते हो कि क्या लॉजिक आएगा। यहाँ से देखिए ये आपका हो गया ए बी, तो ये होगा आपका ए बार ए, और ये होगा बी बार बी, तो ये 0 1 2 3। तो इस केस में देखिए ये ये तो जीरो, ये 0 1 2 3, तो 1 2 3 में वन है, वन है वन, तो 1 2 3 में वन है, वन है, तो इसका के मैप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो ये कितना हो गया, ये इसको देखिए तो ये ए हो गया और इधर से प्लस बी हो गया, ठीक है। तो सी बराबर ए प्लस बी होगा, तो इसलिए इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है कि विच इज द कंडीशन फॉर द टॉगल मोड इन द जेके फ्लिप फ्लॉप। टॉगल मोड का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपका प्रेजेंट जेके फ्लिप फ्लॉप का जो प्रेजेंट स्टेट अगर क्यूएन की वैल्यू वन है, तो अगर आपका टॉगल कंडीशन है तो वो क्या होगा, वन को जीरो बना देगा। तो टॉगल की कंडीशन कब आती है, जब जे बराबर वन एंड के बराबर वन होता है, तो उस समय आपका जो जेके फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या होता है, टॉगल्ड मोड में होता है, या इसको बोलते हैं टॉगल की कंडीशन, तो इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो टॉगल स्टेट होता है, जब आपका जे बराबर वन और के बराबर वन होता है। होल्ड स्टेट कब होता है, जे बराबर जीरो के बराबर जीरो। रीसेट स्टेट कब होता है, जब जे बराबर जीरो के बराबर वन। और सेट स्टेट कब कब होता है, जे बराबर वन और के बराबर जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज एज ए लैच। तो देखिए जो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, यहाँ पे आर एस लिखा है, उसको हम एज ए लैच यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है।
फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखो आपका जो लैच होता है वो केवल आपके लॉजिक गेट्स से मिलके बना होता है। तो जैसे ये आपका एस आर लैच है, नैंड गेट से बना हुआ एस आर लैच है, तो इसमें केवल क्या है, लॉजिक गेट्स है। बट जो आपका फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप जो होता है आपका लैच प्लस लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ से ये देखिए, तो ये आपका फ्लिप फ्लिप फ्लॉप है जिसमें ये आपका लैच है और ये आपके लॉजिक गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद आपको ध्यान में रखनी है कि लैच में केवल आपका लॉजिक गेट होता है, जबकि आपका फ्लिप फ्लॉप में लैच और लॉजिक गेट दोनों होते हैं। अब जो आपका इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो लैच में आपका ये लेवल ट्रिगर्ड होता है। लेवल ट्रिगर्ड होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है, या तो जीरो होगा या तो सिग्नल वन होगा। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगर्ड होता है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे ही उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि फ्लिप फ्लॉप में आपका क्लॉक फंक्शन लगता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लॉक लगा है, यहाँ पे क्लॉक लगा है, जबकि इसमें कोई भी क्लॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लैच में नो क्लॉक विल बी रिक्वायर्ड, डज नॉट रिक्वायर एनी क्लॉक, बट आपके फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है कि नो क्लॉक। ठीक है, बिल्डिंग फ्रॉम द गेट्स और ये बिल्डिंग फ्रॉम द लैच। ठीक है, तो लैच प्लस आपके गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और ये वाले क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपका लैच बनाया जाता है इन जनरल, वो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। ठीक है, एस आर फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है। इफ द जे इनपुट ऑफ ए जेके फ्लिप फ्लॉप इज ट्रीटेड एज ए इनपुट and an inverter is connected between the JK input, then JK flip flop become। और यही सेम क्वेश्चन आई थिंक आया था आपके JK SSB में भी। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है उसको बनाया जाता है JK फ्लिप फ्लॉप की मदद से। यहाँ पे अगर विजिबल नहीं हुआ तो ये आपका JK फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, अगर JK फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कराना है तो इसके इनपुट में क्या होता है, एक नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक है, इसके इनपुट में अगर ये डी है तो यहाँ जे पे तो डी जाता है और के पे डी बार जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, आपका डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप, एक मिनट, डी लैच नहीं, डी फ्लिप फ्लॉप होगा, लैच नहीं, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये डी फ्लिप फ्लॉप होगा। यहाँ से भी देखिए लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो लैच नहीं, अभी मैंने आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस बताया, तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो इसमें कह रहा है कि द टी फ्लिप फ्लॉप इज ए सिंगल इनपुट वर्जन ऑफ। तो ये भी जो सिंगल इनपुट वर्जन होता है, ये जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप का सिंगल इनपुट वर्जन होता है। यहाँ से भी देख सकते हो कि ये आपका एक जेके फ्लिप फ्लॉप है और इसमें दोनों के इनपुट में क्या है, टी है। तो मतलब एक टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो डायरेक्टली जेके एक सिंगल इनपुट टी से उसको शॉर्ट कर देते हैं। मतलब आपका ये अगर जेके है तो इन दोनों को शॉर्ट करके टी से कनेक्ट कर देंगे, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप बनेगा ये आपका एक टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसका वर्जन होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है, तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। और डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने कैसे बताया कि यहाँ पे एक इन्वर्टर बस कनेक्ट कर दोगे, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप है, और उनके बीच में एक नॉट गेट कनेक्ट कर दोगे, तो ये आपका कौन सा फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, ये आपका एक डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। कौन सा फ्लिप फ्लॉप बनेगा, डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि फ्लिप फ्लॉप आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो देखो जो फ्लिप फ्लॉप होता है, जैसे कि लैच है, फ्लिप फ्लॉप्स है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके सिक्वेंशियल सर्किट्स के। ठीक है, तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कहा था कि ए डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम ए जेके फ्लिप फ्लॉप बाय मेकिंग जेके। तो ऑप्शन ए देखो जे बराबर के, यहाँ पे जे बराबर के बराबर वन, यहाँ पे देखो सी में जे बराबर जीरो के बराबर वन, और यहाँ पे है जे बराबर के बार। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो डी फ्लिप फ्लॉप होता है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, समझिए। इस फिगर को याद करने के लिए मतलब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप देखो ये आपका क्या है, एक डी फ्लिप फ्लॉप है बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो, तो जे की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो ये डी से कनेक्टेड है तो जे बराबर डी हो जाएगा, और यहाँ से ये डी है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, डी बार हो जाएगा। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या है, डी के बराबर है। तो यहाँ से जे बराबर डी है और के बराबर डी बार है।
तो यहाँ से पूछ रहा है कि ए डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ देखो डी बराबर जे है और यहाँ पे डी बार बराबर के है, तो दोनों तरफ बार ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा के बार, और बार का बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा, तो डी बराबर के बार हो जाएगा और डी की वैल्यू जे के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब के बार की वैल्यू जे के बराबर होगी तो वो डी फ्लिप फ्लॉप को की कंडीशन को बताता है। तो उसी को बार बार घुमा घुमा करके वही चीजें आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होती है। तो देखो बेसिकली जो रेस अराउंड कंडीशन है वो जेके फ्लिप फ्लॉप में अकर होती है। अब ये रेस अराउंड कंडीशन होने का मतलब है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पल्स विड्थ में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक क्लॉक पल्स है जिसका विड्थ टीपी है, तो उस पीरियड में क्या होता है ना, जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो अपने स्टेट को लगातार चेंज करता रहता है फ्रॉम 0 to 1, 1 to 0। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि इफ द विड्थ ऑफ द क्लॉक टीपी इज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा है, तो उस केस में जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो अपने स्टेट को चेंज करता रहता है फ्रॉम 0 to 1, फिर 1 to 0 और 0 to 1। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। तो इसलिए इसका डी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी इस पे एक और कंडीशन होती है कि जब आपका देखो, जब एक तो ये कंडीशन है कि जे बराबर के होना चाहिए, लेकिन एक सफिशियंट ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसके साथ साथ जो जो डिले होता है फ्लिप फ्लॉप का, पल्स विद डिले, सॉरी, जो डिले होता है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, वो पल्स विद से अगर जब छोटा होता है तो उस कंडीशन में रेस अराउंड कंडीशन आती है, टीपीडी ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, वो जो टीपीडी मतलब प्रोपागेशन डिले की बात कर रहा हूँ, जब प्रोपागेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज लेस देन प्रोपागेशन डिले ऑफ द पल्स विड्थ एंड जे बराबर के बराबर 1 होता है, तो वो कंडीशन जो होती है रेस अराउंड कंडीशन होती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या है, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रेस अराउंड कंडीशन, तो उस समय जो प्रोपागेशन होता है डिले का फ्लिप फ्लॉप का, वो पल्स विड्थ से तो आपका ज्यादा होना चाहिए, पल्स विड्थ से ज्यादा होना चाहिए और क्लॉक से कम होना चाहिए। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे देखो दिखाई है कि यहाँ पे देखो ये आपका अगर एक पल्स है, तो जब यहाँ पे देखो इस कंडीशन में जे बराबर 1 है और के बराबर 1 है, तो आपका देखो यहाँ पे जो आउटपुट है एक बार 0 हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, फिर 0, फिर 1। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स 0 1 0 1 हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ये कहता है कि नंबर ऑफ 4:1 mux टू बी मेक फ्रॉम टू बी मेक 64:1 mux। तो कितने 4:1 mux लगेंगे 64:1 mux बनाने में। तो इसका सिंपल सा है, जो ज्यादा वाला है उसको क्या करो आप, उसके छोटे वाले पार्ट से डिवाइड कर दो, मतलब 64 को 4 से डिवाइड करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। फिर इसको अगेन इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक ये लेस देन 1 ना हो जाए। ठीक है, तो 16/4 करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौगा 16। फिर इसको एक बार, अभी 1 से ज़्यादा है तो 4/4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब डिवाइड करोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लो, कितने फ्लॉप लगे, कितने मक्स लगेंगे 4x1 के। तो यहाँ से देखो 6 4 20 1 21, तो 21 मक्स लगेंगे, 4:1 मक्स लगेंगे इन ऑर्डर टू मेक 64:1 मक्स बनाने में। ठीक है, तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी कंट्रोल लाइंस इन 32:1 मक्स। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मक्स में जैसे यहाँ पे 2 की पावर n × 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर n इनपुट है, और जहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है, कंट्रोल लाइन का मतलब है सेलेक्ट लाइन की बात कर रहा है, और आउटपुट आपका हमेशा 1 होता है। तो 2 की पावर n जो होते हैं आपके इनपुट्स होते हैं, जो जहाँ पे n जो होती है आपकी सेलेक्ट लाइन होती है, सेलेक्ट लाइन या कंट्रोल लाइन होती है। तो यहाँ से अब 32 है, 32:1 है, तो ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5:1 भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, 5 है, तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स या कंट्रोल लाइन कितनी है, 5 है, तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बुलियन एलजेब्रा इज फॉल्स। तो कौन सा जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो गलत है। तो पहले ए को देखते हैं, ए में क्या लिखा है, एक्स बार +1
तो यहाँ से देखो x इंटू एक्स बार हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और ये है x, तो इसकी वैल्यू आएगी x। तो ये तो सही है। अब b को देखते हैं, b वाले में देखो x है, x बार प्लस x बार y। तो यहाँ से देखो इसको x बार होगा और ये प्लस हो जाएगा x बार y, तो ये तो 0 हो गया। और यहाँ से देखो x बार भी आपका 0 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि देखो x इंटू एक्स बार 0 होगा, फिर इसमें x इंटू एक्स बार करोगे तो वो भी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये सही है। और आपको पता है कि x प्लस एक्स बार आपका 1 होता है और 1 प्लस एक्स भी 1 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो 26 है, इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने ये बहुत सारे आपके बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड टेबल प्रोवाइड किए, इसको जरूर से देख के जाइए। तो यहाँ पे देख लो, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके काम की है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मतलब आपके ये सारे लॉजिक्स लगते हैं। ठीक है, और ये जो नोट पॉइंट है इसको भी जरूर से आप देख के जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच व्हाट वुड बी yielded आफ्टर सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो y बराबर है a प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस बी प्लस सी का बार और होल का बार है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, डिमॉर्गन्स ला, ये डिमॉर्गन्स ला है। जैसे ए डॉट बी का बार है तो वो क्या होता है, दोनों पे बार चढ़ जाता है, और उसके साइन अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाता है, एडिशन में हो जाता है। अगर जैसे ए प्लस बी का बार है, तो जब इसका बार हटाते हो तो दोनों पे बार तो चढ़ जाता है, और अगर एडिशन है तो उसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। सेम यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिमॉर्गन्स ला लगाएंगे। तो इसको एक कोई नंबर x मान लो, और ये सपोज करो ये है y, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का बार, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x बार और प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और ये y का बार हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a प्लस बी बार प्लस सी, और इसका होल का बार है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया b प्लस सी का बार, और इसका इसके ऊपर भी क्या है, बार है। तो फिर अगेन डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा a बार, और ये अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो b के अब बार का बार क्या हो जाएगा, b हो जाएगा इंटू सी का बार हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे आ जाएगा b बार इंटू सी के बार का बार क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ से देखो इनका फिर मल्टीप्लाई करोगे तो a बार, और ये हो जाएगा b बार, और यहाँ से देखो सी बार हो जाएगा। तो देखो बी बार 0 होता है, सी बार भी 0 होता है, तो इसका होल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे दे रखा है फंक्शन y बराबर ए बी का बार ब्रैकेट क्लोज है, फिर है आपका ए का बार, फिर बी का बार, फिर होल का बार है। तो इसको फिर अपन क्या करेंगे, डिमार्गन्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो इसका मतलब ये y है, तो ये हो जाएगा x डॉट y का बार। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x का बार डॉट डॉट, अब जब इसको तोड़ोगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन में हो जाएगा, और ये y का बार, x की वैल्यू क्या है, ए बी का बार होल का बार, और फिर x के ऊपर बार है तो ये बार चढ़ा देंगे, प्लस y की वैल्यू देखो, ए बार बी का बार, ये पूरा x था, और इसके ऊपर एक बार है तो बार। देखो किसी भी बार का बार जो होता है वो सेम वैल्यू होता है। जैसे 0 है, 0 का बार 1 आएगा, फिर 1 का इसका फिर एक बार करोगे तो मतलब ये 1 की वैल्यू अगेन क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो मतलब a का डबल बार करोगे तो a ही आएगा। तो इसलिए बार का बार क्या होगा, यही चीज आएगी, मतलब a बी बार होगी, और ये ए बार बी हो जाएगा, ये दोनों बार हट जाएंगे, मतलब डबल बार आ गया तो वो बार को हटा देना है। तो ए बी बार प्लस ए बार बी क्या होता है, ए एक्स आर बी होता है। तो ये कौन सा गेट है, एक्सॉर गेट है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, डेसिमल 6 का ग्रीक कोड बताना है। तो ग्रीक कोड को लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ।
जैसे 6 है तो 8421 से इसको लिखेंगे 6 को, तो ये हो जाएगा 0110। तो जब भी ग्रे कोड लिखना होता है तो सबसे पहले पहले नंबर को ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे, फर्स्ट को एमएसबी बिट को, फिर इनका एक्सऑर करेंगे। तो 0 और 1 का एक्सऑर कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 और 1 का एक्सऑर कितना होगा, सेम सेम रहता है तो एक्सऑर 0 होता है। मतलब यहाँ पे एक्सऑर ऑपरेशन हो रहा है, एक्सऑर। फिर 10 का एक्सऑर कितना होगा, 10 का एक्सऑर 1 होगा। इसकी वैल्यू आएगी 0101। तो इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे बस प्रैक्टिस के पर्पज से मैंने यहाँ पे रख दिया। 5 का आपको ग्रे कोड बताना है, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 0101 लिखेंगे। तो पहले 0 को उतार लेंगे, फिर 0 और 1 का एक्सऑर कराएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर 10 का एक्सऑर कराओगे, दोनों अलग अलग हैं तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। फिर आप 0 और 1 का एक्सऑर कराओगे तो भी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 0111। तो यहाँ पे 3 ही दे रखा है तो 111 वाला सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो 30 का भी आपका सी आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों का सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने ग्रे कोड के बारे में दे दिया। यहाँ पे एग्जाम में बहुत ही पूछता है कि ग्रे कोड को और क्या नाम है, तो इसको अनवेटेड कोड या रिफ्लेक्टेड कोड या इसको साइक्लिक कोड बोलते हैं। ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वही मैंने बताया कि पहले आपको नंबर उतार लेना, फिर नेक्स्ट वाले से उसका एक्सऑर करना है। जैसे 2 नंबर है उनका एक्सऑर करेंगे, फिर वो नंबर आएगा, फिर बाकी के 2 नंबर का एक्सऑर करेंगे, फिर उनका एक्सऑर करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, आपका ग्रे कोड होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड ये सर्किट है। और आपका बाइनरी टू ग्रे टू बी बाइनरी कन्वर्जन पे पूछता है, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे मैंने दे दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट 312 एज ए नंबर इन द बेस बी नंबर सिस्टम वेयर बी इज अननोन इफ, यहाँ पे दे रखा है 312 और इसका बेस बी है बराबर 54 डेसिमल के इक्विवेलेंट है, तो बी की वैल्यू पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी कितना होगा। तो अगेन इसको कैसे तोड़ेंगे, देखो ये हो जाएगा 2 × बी की पावर 0 प्लस 1 × बी की पावर 1 प्लस 3 × बी की पावर 2। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 10 की पावर 0 प्लस 5 × 10 की पावर 1। तो ये हो जाएगा 3b² प्लस बी प्लस 2। तो ये हो गया आपका 54। 3b² प्लस बी माइनस 52 बराबर 0। 52 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 52 को 13 चौगा 52, तो 13 × 4 लिख सकते हैं, और इंटू 3, तो इसका 12 × 13। हाँ, इसका बना लेंगे 3b² 3b² ये हो जाएगा 13b माइनस 12b माइनस 52 बराबर 0। तो यहाँ से देख लो, आपका b कॉमन होगा तो 3b प्लस 13 हो जाएगा, और यहाँ से आपका -4 कॉमन हो जाएगा, तो 3b प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा b-4, और यहाँ से आ जाएगा 3b प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ से b की वैल्यू 4 आएगी, और b की वैल्यू कभी भी इससे नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए b की वैल्यू जो बेस होगा हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो इसलिए इसका सी आंसर b बराबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ASCII इज ए बिट कोडर। तो देखिए जो ASCII है इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि एक आपका 7 बिट कोड होता है। तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। देखो ये एक आपका अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है, जो ASCII होता है एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है आपका 7 बिट कोड प्लस 1 बिट पैरिटी का। इसमें एक और कोड आता है EBCDIC कोड, जो कि आपका 8 बिट कोड होता है, जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। ठीक है, बाइनरी कोड भी आपके कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से बाइनरी कोड्स होते हैं, और वो ऑप्शन में दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो जैसे BCD कोड है, XZ3 कोड है, ग्रे कोड है, 8421 कोड है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड, जो आपके बाइनरी कोड्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है बुलियन फंक्शन ऑफ द गिवन स्विचिंग सर्किट। तो देखिए जब भी दो स्विचिंग सर्किट पैरेलल में होती है तो उनका और ऑपरेशन होता है। कहने का मतलब है कि अगर जैसे मान लीजिए ये दो स्विच है, पैरेलल में है और A एंड B है, तो इनका क्या होगा, और ऑपरेशन होगा। दैट इज इसका जो रिजल्ट होगा A प्लस बी होगा। अगर दो स्विच आपकी कैस्केड में है A एंड B,
तो इसका एंड ऑपरेशन होगा, ठीक है, और इसका सीधा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो बी एन सी क्या है पैरेलल में, तो इनका क्या हो जाएगा, और ऑपरेशन हो जाएगा। और ये बीसी स्विच जो है ए के कैस्केड में है, तो ए का क्या हो जाएगा, इसमें एंड ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये इस बुलियन फंक्शन का रिजल्ट होगा ए इंटू बी प्लस सी। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉजिक गेट जो है एक यूनिवर्सल गेट है। तो आपको पता है कि जो नैंड एंड नॉर गेट होते हैं वो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगर बेसिक गेट की अगर बात करते हैं तो लॉजिक गेट में तीन तरीके के गेट्स होते हैं, एक बेसिक गेट्स हो गया, फिर यूनिवर्सल गेट, और स्पेशल गेट में आपका एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट होता है। जो आपके बेसिक गेट्स होते हैं उसमें कौन कौन से गेट आते हैं, नॉट एंड और यूनिवर्सल गेट में अभी मैंने आपको बताया नाइन एंड नॉर आता है। एग्जाम में देखो आपका जो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट है उनका एप्लीकेशन पूछता है, तो इसको एप्लीकेशन ध्यान रखिए कि ये एक्सॉर और एक्सनॉर गेट जो होते हैं अरिथमेटिक एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, कंपैरेटर में, और पैरिटी जनरेटर एंड चेकर में भी, पैरिटी चेकर में भी इसका यूज किया जाता है, एंड इसका कोड कन्वर्टर में भी यूज किया जाता है। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके एग्जाम में ये जो टेबल मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ इसको जरूर से देख के जाइए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि जैसे कि एग्जॉस्ट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट लगेंगे, कितने नॉर गेट लगेंगे, एंड बनाना है तो कितने नैंड गेट लगेंगे, कितने नॉर लगेंगे। तो इसको याद करिए, बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं ऐसे, नॉट एंड आर एक्सॉर एक्स नॉर नैंड नॉर, तो 1 2 3 4 5 फिर 1 4, फिर यहाँ से देखिए। तो इसका सीक्वेंस आपको बना के कैसे भी इसको याद करके जरूर से जाइए, आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आपको बुलियन फंक्शन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टी बराबर दे रखा है एक्स प्लस वाई, फिर है आपका एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई। तो यहाँ से देखो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, एक्स वाई बार हो जाएगा, वाई इंटू एक्स एक्स वाई हो जाएगा, और वाई इंटू वाई बार क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई बार जीरो होगा, तो उसको लिखने की गरज है क्या, नहीं है। तो ये हो गया एक्स बार वाई। अब यहाँ पे देखिए इसमें x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई, और ये हो गया x बार y। तो 1 प्लस वाई बार क्या होता है आपका, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा x बार y। तो देखो इसमें x अगेन कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई एक्स बार प्लस वाई। 1 प्लस वाई क्या होगा आपका, 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, x एक्स बार प्लस वाई, x इंटू एक्स बार क्या होगा, 0, और ये x इंटू वाई एक्स वाई। तो इसका रिजल्ट जो होगा एक्स वाई होगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था, ठीक है, जेके एसएसबी में। तो इसका ए आंसर आपका 35 का ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा है, इफ द बुलियन एक्सप्रेशन बी प्लस बी सी और बी प्लस बी बार सी बी प्लस सी डी इज रिड्यूस, तो क्या रिजल्ट इसका आएगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है बी प्लस बी सी, और यहाँ पे है बी प्लस बी बार सी, और ये है आपका बी प्लस डी। तो देखो इन दोनों में आपका बी कॉमन है, ये हो जाएगा 1 प्लस सी। अब इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो b का b में गुणा करोगे तो b आएगा, b का d में गुणा करोगे तो क्या आएगा, b का d में bd आएगा, प्लस अब bc का करते हैं, b बार c को b में गुणा करो तो b इंटू बी बार क्या होता है, जीरो, तो पूरा रिजल्ट ही जीरो। और यहाँ से b बार c इंटू डी हो जाएगा, b बार c इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 प्लस सी, तो आपका क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा b। और यहाँ से देखो इन दोनों में b कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी, और यहाँ से b बार सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस डी तो आपका 1 हो जाएगा, तो ये हो गया b ब्रैकेट क्लोज b प्लस b बार सी डी। इसका गुणा करा तो b इंटू बी क्या होगा, b, और ये हो जाएगा b इंटू बी बार सी डी। तो ये तो वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो b प्लस जीरो क्या होगा, b होगा। तो इस फंक्शन बुलियन फंक्शन का जो रिड्यूस फंक्शन होगा वो b होगा, और इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी सिंप्लीफाई करना, x बराबर आपको दे रखा है x बराबर ए बी, और a इंटू बी हो जाएगा, तो ये भी ए बी, और a इंटू सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। b इंटू बी क्या होगा, b होगा, और b इंटू सी बी सी हो जाएगा। ए बी प्लस ए बी क्या होगा, ए बी ही होगा।
प्लस ए सी, इन दोनों में बी कॉमन है, बी कॉमन ले लेंगे, 1 + सी, 1 + सी तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी प्लस बी। अब देखो इन दोनों में बी कॉमन है, बी का कॉमन ले लेते हैं, तो ये ए हो गया +1 हो गया प्लस ए सी। अब अगेन ए +1 क्या होगा, 1 होगा, तो उसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, बी इंटू 1 + ए सी, तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस ए सी इसका आंसर होगा। तो बी प्लस ए सी पहला ही आंसर है, ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि द इनपुट ऑफ ए हाफ एडर आर ए बराबर 1 एंड बी बराबर 1, द आउटपुट आर कनेक्टेड टू द सेलेक्ट लाइन ऑफ ए 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये आपका एक हाफ एडर है, ठीक है, और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि हाफ एडर का जो आउटपुट है वो मक्स के सेलेक्ट लाइन से कनेक्टेड है, तो आउटपुट इसका कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए हाफ एडर का, तभी आपसे ये वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए आपके यूबीपीसीएल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखो ये एक हाफ एडर है और इसके इनपुट में ए है और इसके इनपुट में बी है, तो इसका दो आउटपुट आता है, एक सम आता है और एक आपका कैरी आउटपुट आता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सॉर गेट होता है और जो कैरी होता है एक एंड गेट होता है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए की वैल्यू 1 है और बी की भी वैल्यू 1 है, तो 1 का एक्सॉर करोगे 1 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और 1 का 1 में एंड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से सम आपका क्या आ गया, सम आपका एस की वैल्यू 0 एंड जो आपकी कैरी आई सी की वैल्यू ये 1 आई, तो यहाँ से सम की वैल्यू 0 आई और कैरी क्या है, 1 है। और सेम चीज आपका देखो S1 से S कनेक्टेड है और S नॉट से C1 कनेक्टेड है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका S है यही आपका क्या है, S1 है, और S की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर आपका जो C है यही तो S नॉट है और इसकी C की वैल्यू क्या दे रखी है, आ चुकी है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं S1 का बार लिखूंगा, अगर S1 का बार करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, और S नॉट का बार करूंगा, ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। S नॉट का अगर बार लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ से इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं आउटपुट का, तो y बराबर, अब देखो हमको आई नॉट, ये आई नॉट है, अगर विजुअल नहीं होगा तो ये आई नॉट है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो हमको आई नॉट को सेलेक्ट करना है, तो हमें पहले क्या सेलेक्ट करना होगा, S1 बार मतलब 0 को सेलेक्ट लाइन 0 सेलेक्ट करनी होगी, तो आपका आई नॉट सेलेक्ट हो जाएगा। फिर 1 सेलेक्ट करना होगा, तो S1 बार S नॉट I1 हो जाएगा। 2 सेलेक्ट करना है तो S1 S नॉट बार I2 सेलेक्ट हो जाएगा। फिर S1 S नॉट से आपका I3 सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए S1 बार की वैल्यू, यहाँ से देखिए S1 बार की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 हो गया। S नॉट बार की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन ही क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो S1 बार की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू S1 बार की वैल्यू 1 है, S नॉट की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 × 1 × I1, तो I1 तो आएगा। अब इसमें देखो S1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आगे देखना ही नहीं है, तो ये भी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। S1 की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो बस ये एक्सप्रेशन बचा आपका 1 × 1 × I1, तो ये क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, I1 आ रही है। तो y बराबर I1 आपका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। तो 38 का जो होगा ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड फॉर मोड 32 काउंटर। तो देखो नंबर ऑफ काउंटर निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है, जो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट होते हैं 2 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ द काउंटर m, और मॉड ऑफ द काउंटर कितना दिया है, इसकी वैल्यू m की वैल्यू 32 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ से बेस सेम है तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, मैं यहाँ से n बराबर 5 ऊपर लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोड 12 काउंटर। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर n मस्ट बी ग्रेटर देन m, और m की वैल्यू 12 है। अगर मैं 2 की पावर 3 लूंगा तो उसकी वैल्यू 8 आएगी, ठीक है, जो कि बराबर नहीं होगा 12 के। इसका मतलब देखो हम पावर में तो डेसिमल में तो ले नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कि पावर जो 12 होगा वो कितने डेसिमल के 2 की पावर डेसिमल में कितने के होगा।
ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे। हालांकि आप एंटी लॉग ले करके निकाल सकते हो, बट जो डायरेक्ट तरीका, इसको आप क्या करो, अप्रोक्सीमेट कर दो 2 की पावर 4 से, तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी 4 होगी। ठीक है, तो मिनिमम आपको 4 फ्लिप फ्लॉप की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इसका बी आंसर करेक्ट होगा। देखो मैं यहाँ पे एक बार और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 की पावर 3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 8 जो है इस 12 से कम है, तो इसका मतलब एक और काउंटर, मतलब जो 2 की पावर 4 होगा, जो कि 2 की पावर 4 16 के बराबर होगा, जो कि इससे ज्यादा ही होगा। लेकिन जैसे कि 2 की पावर 4 है, तो वो हो सकता है कि 2 की पावर 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन ये मेरे को नहीं पता कितना होगा। लेकिन कोई भी फ्लिप फ्लॉप है तो वो एक इंटीजर नंबर होगा ना, 1 या 2 या 3 या 4, ऐसे नहीं होगा ना कि 1.2 फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप तो एक नंबर फॉर्म में होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिया हूँ। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग मिनिमम आपके 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, तो इसलिए इसका जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दे दिए हैं, तो इसको एक बार से जरूर से पढ़ लीजिएगा। एम जो होता है मॉड ऑफ काउंटर होता है, और नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड करने के लिए जो 2 की पावर n है मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ काउंटर होना चाहिए। अगर आपका बाइनरी काउंटर, जिसको एक रिपल काउंटर भी बोलते हैं, तो m की वैल्यू 2 की पावर n होती है, और नॉन बाइनरी काउंटर या बीसीडी काउंटर है तो उस समय m लेस देन 2 की पावर n होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड बाइनरी काउंटर सर्किट टू काउंट फ्रॉम 0 to 1 2 3। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2 की पावर n जो होता है नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट है, तो 0 से 1 0 2 3, मतलब अगर मैं बोलूँ ये 0 0 0 0 से आपको कहाँ तक लिखना है, 1 0 2 3 स्टेट, तो टोटल स्टेट कितने हो गए यहाँ पे, पॉसिबल स्टेट 1 0 2 4 स्टेट हो गए। मतलब 2 की पावर n जो है ये किसके बराबर है, 1 0 2 4 के, और ये कौन सा काउंटर है आपका, बाइनरी काउंटर है। और अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया, इधर पीछे देखिए, कि जो बाइनरी काउंटर है, बाइनरी काउंटर के लिए जो मॉड होता है वो किसके बराबर होता है, 2 की पावर n के। तो यहाँ पे यही चीज हम डायरेक्टली यूज करेंगे। एक मिनट। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना मॉड काउंटर हो गया, 1024 हो गया, मतलब 2 की पावर n बराबर 1024 हो गया। तो ये 1024 का मतलब 2 की पावर 10 हो गया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 होगी। तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 10 फ्लिप फ्लॉप। तो ये है सी आंसर, आज इसका करेक्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच फ्लिप फ्लॉप इन ए 4 बिट रिपल काउंटर इंट्रोड्यूस ए मैक्सिमम टाइम डिले। आप जो प्रोपागेशन डिले दे रखा है वह है 40 नैनो सेकेंड का। द मैक्सिमम, और देखो इसमें कितने, ईच फ्लिप फ्लॉप इन 4 बिट रिपल काउंटर है, तो कितने बिट का n की वैल्यू 4 दे रखी है। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एफ मैक्स बराबर 1/n इंटू टी पी डी, प्रोपागेशन डिले। ये हो जाएगा 4 है, और ये 40 नैनो सेकेंड है, तो ये 10 की पावर -9, तो 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, और ये 16 इंटू 10 की पावर 1, तो ये 10 की पावर 8, और 1/16, तो 1/16 कितना होता है, 0.0625 इंटू 10 की पावर 8 हर्ज। तो आंसर मेगा हर्ज में दिया, तो 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6.25। 10 की पावर 6 को मेगा हर्ज लिख सकते हैं, तो 6.25 मेगा हर्ज इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। देखो इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे फार्मूले दे दिए हैं, तो यहाँ पे ये 3 फार्मूले आपको जरूर से ध्यान रखना है। अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी पूछता है तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 1/n इंटू टीपीडी, बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो एफ मैक्स की वैल्यू इक्वल टू होती है 1/TPD। और अगर क्लॉक टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टी क्लॉक इज ग्रेटर देन n इंटू टीपीडी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। टीपीडी का मतलब है प्रोपागेशन डिले ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और यहाँ पे ये भी, इस पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी अब 2 कैस्केडेड काउंटर हैं तो ओवरऑल मॉड कितना हो जाएगा। जैसे एक काउंटर m है जिसका मॉड m है, और दूसरा काउंटर n है, तो टोटल मॉड ऑफ काउंटर कितना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। और पूछेगा कि उन दोनों काउंटर की ओवरऑल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई m इंटू n। ठीक है, तो ये भी, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट बताना है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक एक्सॉर गेट है। ठीक है, और यहाँ पे, यहाँ से X कनेक्टेड है,
और यहीं से आपका एक नॉट गेट कनेक्टेड है। तो इसका इनपुट पे यहाँ पे x आ जाएगा और ये x बार आ जाएगा। आउटपुट XOR गेट का आउटपुट क्या होता है, A XOR B होता है। तो ये हो जाएगा S XOR x का बार। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है, A बार B प्लस ए बी बार। तो मैं इसको A मान ले रहा हूँ और इसको मैं B मान ले रहा हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार B मतलब x बार, B की वैल्यू कितनी है x बार, ए बी बार, A की वैल्यू x और B का बार का बार, तो x बार है उसका बार हो जाएगा। तो x बार इंटू एक्स बार क्या होगा, x बार होगा और बार का बार क्या होता है, वही वैल्यू आती है तो x बार और प्लस x हो जाएगा। तो x प्लस x बार क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, किसका, 1 0 1 0 1 0 1। तो देखो 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसका हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, सीधा सीधा इनका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। 1 का क्या हो जाएगा 0, इसका 1, फिर इसका 0, फिर इसका 1, फिर 0, ये 1 फिर 0, और इसमें क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 1 0 1 0 1 0। यहाँ से देखो 0 1 0 1 0 1 1, यहाँ पे देखो 0 1 0 1, लेकिन यहाँ पे 1 0 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो 0 1 0 1, एक मिनट, 0 1 0 1 0 1 1, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। देखो कितनी बार इसको पूछा है। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट भी आपको निकालना चाहिए। ठीक है, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले उसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। इसका डायरेक्ट तरीका भी होता है, उसको कैसे करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो 1 0 1 0 1 0 1, तो अगर मतलब लेफ्ट से चलो, जो पहला 1 आएगा उसको एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद से जितने भी नंबर्स आएंगे इस 1 के बाद से उसका कॉम्प्लीमेंट करते चलना है। तो इस 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इस 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो यहाँ पे भी देखो 0 1 0 1 और 0 1 1, तो यहाँ पे भी देखो सेम रिजल्ट आ रहा है 0 1 और 0 1 1। तो ये डायरेक्ट तरीका है, मतलब लेफ्ट से ऐसे इधर से आप चलो, ठीक है, राइट से, तो यहाँ से जो पहला 1 आएगा उसके बाद से ही आपको कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो आपको जो इजी लगे उससे आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लॉजिक गेट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा सर्किट क्लियरली बनाया नहीं है, लेकिन मैं उसको फर्दर, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस दिया है, कहने का मतलब ये जो सर्किट है कुछ ऐसी है। यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा ऐसे अंदर आ गया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये वाई है और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, और ये आपका बी है और ये ए है और ये आपका रजिस्टर है आर और यहाँ पे है आपका VCC। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात इस चीज को बताने से पहले, आउटपुट आपका कब 1 होगा। देखो जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तो इस यहाँ पे आउटपुट तुम कैलकुलेट करोगे, तो जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे मतलब ये एक स्विच क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे। जब क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे तो आउटपुट तुम्हारा 0 होगा। इसका मतलब या एक भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा तभी आपका आउटपुट 0 आएगा, अगर दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे तब भी आपका आउटपुट 0 होगा। आउटपुट तुम्हारा जब 1 कब आएगा, जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ होंगे। ऑफ होने का मतलब ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अब यहाँ पे कितने पॉसिबल स्टेट होंगे, ए बी के 4 पॉसिबल, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब तुम 0 और यहाँ पे 0 दोगे तो दोनों ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे, ओपन स्विच की तरह। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो VC सप्लाई है यहाँ से आउटपुट करंट आपकी ऐसे डायरेक्टली फ्लो होती जाएगी और आउटपुट आपका 1 दे देगा। यहाँ पे 1 आ गया, बराबर है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो 0 है तो ए तो आपका ओपन स्विच रहा, लेकिन बी आपका 1 है, बी का मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आउटपुट अगेन आपका क्या हो जाएगा। इस केस में जब आप 0 1 दोगे तो आउटपुट आपका 0 आएगा, यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा। अब 1 0 का मतलब है ये ऑन होगा पहला वाला, और बी 0 होने का मतलब है कि ये आपका ओपन होगा। तो अगेन ये शॉर्ट सर्किट है, आउटपुट आपका अगेन क्या आएगा, आउटपुट अगेन आपका 0 आएगा। तो फिर यहाँ पे 0, अब दोनों ऑन है, 1 1 पे दोनों ऑन होंगे, दोनों ऑन होने का मतलब क्या, आउटपुट अगेन आपका 0 होगा। तो ऐसा कौन सा गेट है जब 0 0 होने पे ही 1 देगा और बाकी केस में आउटपुट 0 देगा, तो वो होता है आपका नॉर गेट। नॉर गेट का फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी का बार होता है, मतलब
जीरो प्लस जीरो क्या होगा, इसका बार लोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और बाकी केस में आप जीरो प्लस वन का बार करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू, या 1 प्लस वन का बार करोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। तो इसलिए इसका सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप के मैप से निकाल सकते हो। यहाँ से देखो ए और बी, अब देखो इसका आउटपुट केवल जीरो में 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 1 और ये 0 1। तो यहाँ से देखो ये इसी को केवल आप सर्कल करोगे तो ये होगा ए बार और ये बी बार, वाई बराबर। तो यहाँ इसका फिर से बार ले लो, तो ए बार बी बार का बार होगा। तो अगेन डिमॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। फिर इसके वाई का बार लोगे तो ये क्या आ जाएगा, वाई का फंक्शन आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी का बार आएगा। तो इसलिए ये नॉर गेट होगा, सी आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ सो दैट मैं इसको, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए बी के भी अगेन आपके चार स्टेट होंगे, 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ से आपका आउटपुट लेना वाई। तो देखो जब दोनों 1 1 होंगे तो ये यहाँ से ये ट्रांजिस्टर आपका ऑन होगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक ऑन होगा तो आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, मतलब एक भी 1 हुआ या दोनों 1 हुआ तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा और आउटपुट हमको 0 मिलेगा। जब दोनों ऑफ होंगे, जब दोनों ऑफ होंगे यहाँ से, जब दोनों ए एंड बी 0 होंगे तभी आपका ट्रांजिस्टर क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। तब जाके यहाँ से आउटपुट में करंट फ्लो होगी। तो सेम ये नॉर गेट ही बनेगा, मतलब ए बी जब दोनों ऑफ होगा तो आउटपुट 1 होगा, और एक भी सप्लाई यहाँ से मिलेगी तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और उससे आपका आउटपुट आपको सब केस में 0 मिलेगा। तो इस केस में भी आपका सेम टेबल आएगा, तो यहाँ पे भी आपका नॉर गेट डी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दिया हूँ, आप चाहे तो इजिली आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवैलिड बीसीडी कोड। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा इनवैलिड बीसीडी कोड नहीं है। इनवैलिड बीसीडी कोड नहीं है कहने का मतलब है कि कौन सा वैलिड बीसीडी कोड है, तो आपको वैलिड बीसीडी कोड बताना है। तो देखिए जो आपका बीसीडी कोड होता है, बीसीडी कोड वो डिफाइंड कितने कितने नंबर के बीच में होता है, फ्रॉम 0 to 9, और बाइनरी में इसको लिखे तो फ्रॉम 0 0 0 से आपका 1 0 0 1 तक डिफाइन होता है। अगर 9 से ज़्यादा है तो वो सारे जो बीसीडी कोड्स होंगे, जैसे 10 11 12 13, उसको बाइनरी में हम लिख रहे हैं तो वो इनवैलिड बीसीडी कोड्स होंगे। तो वैलिड कौन सा होगा, 0 और 9 के बीच में। ये देखिए आपका 10 के इक्विवेलेंट है, ये आपका 12 है, और यहाँ से देखिए तो ये आपका 8 3 11, ये 11 है। तो ये सारे तो इनवैलिड बीसीडी है। आपसे वैलिड पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए नॉट इनवैलिड बीसीडी, बहुत ध्यान से पढ़ना है। नॉट इनवैलिड बीसीडी मतलब आपका वैलिड बीसीडी कौन सा है, तो वैलिड बीसीडी आपका 1001 है, जो कि 9 के इक्विवेलेंट है। तो ये एक आपका बीसीडी कोड है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, इफ ऑल द इनपुट्स ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन रिजल्टिंग सर्किट विल बी। तो इन जनरल आपने देखा होगा कि जो आपका NAND गेट होता है, NAND गेट में आपके दो इनपुट सपोज करिए ए एंड बी हैं, तो यहाँ पे आपका बबल होता है, तो इसका जो रिजल्ट आता है ए डॉट बी का बार आता है। अब कह रहा है कि अगर दोनों इनपुट, ऑल द इनपुट ऑफ NAND गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, तो इन दोनों इनपुट को अगर मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं तो ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इनका जो रिजल्ट होगा ए इंटू ए का बार हो जाएगा, या बोले तो बी इंटू बी का बार हो जाएगा। तो या तो ए का बार आएगा या बी का बार आएगा। तो ये किस गेट को बता रहा है, नॉट गेट को, ठीक है ना। नॉट गेट को, नॉट गेट में कैसा होता है, ये अगर इस पे इनपुट ए दे रहे हो तो इसका ये क्या कर देता है, नॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, आपका नॉट गेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ -20, ये डेसिबल में है, इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, अब -20 है तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, जो 20 है इसको हम बाइनरी में, +20 को हम बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर 20 को देखा जाए तो अगर या तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये 10 हो गया, और आपका शेष 0 बटेगा, और ये 2 पंचे 10, और फिर ये 0, फिर 2 दूना 4 हुआ, शेष 1 आएगा, फिर आपका 2 1 जा 2, तो फिर 0, और फिर 2 से 0 बाद में जाएगा तो शेष आपका 1 आएगा, और इसको ऐसे
लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10100। अब देखिए ये जो नंबर है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे जो एमएसबी बिट होगा ना, उसको पॉजिटिव नंबर दिखाने के लिए हमको जो जीरो होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है एमएसबी, और वन जो होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक जीरो लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट +20। अब देखिए हमको -20 बताना है, -20 का बाइनरी इक्विवेलेंट 2s कॉम्प्लीमेंट में कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब हम बाइनरी लिखते हैं ना तो उसका हमें हमेशा 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ता है। तो इसी का हमको क्या निकालना होगा, इस पूरे नंबर का हमें 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो वही जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट तरीका मैंने बताया, या तो आप करिए 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उसमें +1 ऐड करिए। दूसरा तरीका मैंने बताया लेफ्ट से क्या करिए, आप क्या करिए, यहाँ से देखिए डायरेक्ट मैं 2s कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूँ तो पहले तो जीरो आएंगे उसको लिख लीजिए, लेकिन जो पहला वन आएगा उसको आपको लिख लेना है। जीरो तो एज इट इज लिख लेना है, लेकिन जैसे ही पहला वन आपने लिख लिया उसके बाद से जितने भी आपके डिजिट आ रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। जैसे यहाँ पे जीरो है तो इसका वन हो जाएगा, यहाँ पे वन है तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो है तो ये वन हो जाएगा। तो ये होगा। अब ये एमएसबी बिट ये बता रही है ये वन कि ये जो नंबर है 20 ये अब -20 के इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये -20 के इक्विवेलेंट है, ये चीज बता रहा है एमएसबी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा देख लो यहाँ से 10, यहाँ पे तो चारों वन है ये गलत हो गया, यहाँ पे देखो 101100, तो इसका बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये दे रखा है हेक्साडेसिमल नंबर, यहाँ से देखिए B68 और ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, तो इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो देखो 8421 से आप बी को लिखिए, बी को तो आप ABCD इससे आपको लिखना होगा, तो ये 10 11 12 13, तो B11 है तो 8 3 11 मतलब 1011। तो इसको बी को लिखेंगे यहाँ पे 1011। 6 लिखना है तो ये हो जाएगा 0, 4 2 6 तो 1108 लिखना है तो 1 और बाकी सब 0, ठीक है। अब हमको ऑक्टल में बनाना है तो 3 3 का पेयर लेफ्ट से बनाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो देख लो ये 0, इसका पेयर 0 हो गया, 101 क्या होगा आपका 5 होगा, ये भी 5 और ये भी 5, ये आपका क्या है ऑक्टल नंबर है। तो 555 और 0 इन ऑक्टल होगा, तो इसका ए आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल। देखो इस क्वेश्चन का लेने का पर्पज बस इतना है कि यहाँ पे अगर डेसिमल हो जाए तो उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो पेयरिंग कैसे करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में, इधर वाले क्वेश्चन में देखिए, तो यहाँ पे केवल एक सिंपल, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो सिंपल आप यहाँ ऐसे आप यहाँ से ऐसे ही आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन इधर में आपको जैसे डेसिमल आ गया है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11101.1101 है, ठीक है। तो देखो डेसिमल के बाद वाले को ना डेसिमल से ही स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाना है, तो एक 3 हो गया और बाकी यहाँ पे 1 है तो एक्स्ट्रा 2 जीरो लिख दीजिए और 3 का पेयर बना लीजिए। सिमिलरली डेसिमल के लेफ्ट में यहाँ से देखिए तो इसका 3 का पेयर बनाइए और बाकी में यहाँ पे 3 जीरो बना दीजिए पेयर बनाने के लिए, ठीक है। ऑक्टल में आपको लिखना है, तो ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये 5 हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 8421 से देखिए, यहाँ पे देखिए 42 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका क्या है 4 है ना, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 15.64 आपका ऑक्टल में ये हो जाएगा, ये आपका ऑक्टल में हो जाएगा, तो इसका बी आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए मैं अभी इस और भी इस पे अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो और भी एमसीक्यू मैं डिजिटल पे कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़रूर से बताइए और इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चन ले आया हूँ ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेश्चन जेके एसएसबी में आए थे उसी के हिसाब से मैंने ये पैटर्न डिज़ाइन किया है
और जो भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, और थोड़ा अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो यार शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दोगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू।